दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मार देने की धमकी मिली है। जी हाँ, ये जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली है। हालांकि राहत की बात यह है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पटना लाने की तैयारी हो रही है। जानकारी के अनुसार धमकी देने के मामले में आरोपी युवक को बिहार पुलिस और गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सूरत के लाना से गिरफ्तार किया है। केस दर्ज करने के बाद आरोपी को पटना के सचिवालय थाने की टीम सूरत रवाना हुई थी। धमकी देने वाले आरोपी का नाम अंकित मिश्रा है। उसे सूरत के लश्करा से अरेस्ट किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि आखिर माह रमजान का पहला रोजा कब है, तो हम आपको अभी बताएंगे। आपको बता दो कि इस्लामिक कैलेंडर के 90वें माह रमजान शुरू होने वाला है। इसके साथ ही रोजा भी शुरू हो जाएगा। इस बार रमजान के प्रारंभ होने की तारीख को लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि चांद के देखने पर ही रमजान शुरू होता है और अगले दिन रोजा रखा जाता है। इस बार भारत में रमजान किस तारीख से है और पहला रोजा कब है, इस बारे में जानते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि माह रमजान का पहला रोजा कल है। जी हाँ, आज यानी कि 23 मार्च को चांद दिखेगा। ऐसे में कल 24 मार्च शुक्रवार को रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा और उस दिन पहला जुमा भी होगा। रमजान माह 24 मार्च से शुरू होगा। जिस प्रकार से हिंदू कैलेंडर में सूर्योदय की तिथि से व्रत और त्यौहार तय होते हैं, उसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर में चांद के आधार पर त्यौहार तय होते हैं। कोई त्यौहार मनाने से पहले ये देखा जाता है कि चांद कब निकल रहा है। यदि चांद नहीं निकला तो फिर उस माह की तारीख के कमरी पर त्यौहार माना जाता है। रमजान माह से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में अगर बात किया जाए तो रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां माह है। ये काफ़ी पवित्र महीना है। मान्यताओं के अनुसार रमजान माह में पैगंबर मोहम्मद साहब को खुदा से कुरान की आयतें मिली थी। इस वजह से इस माह में रोज़ा रख करके अल्लाह का शुक्रिया करते हैं। रोज़ा के समय में सूर्योदय से पहले उठ करके सहरी खाते हैं, फिर दिन भर भूखे प्यासे रह करके खुदा की इबादत करते हैं। शाम को खजूर खा करके रोज़ा खोलते हैं और फिर इफ्तार होती है। हालांकि खजूर कोई मैंडेटरी नहीं है कि खजूर से ही रोज़ा खोला जाता है। ये कोई नियम नहीं है। जी हाँ, ये बस परंपरा है। कोई ज़रूरी नहीं कि खजूर से ही रोज़ा खोला जाए। रोज़ा में शाम को सूर्यास्त की नमाज़ पढ़ी जाती है, जहाँ रोज़ा के बाद नमाज पढ़ी जाती है। रोज़ा खोलने के बाद रमज़ान को बरकत का महीना कहा जाता है। इसमें की गई दुआएं कबूल होती है। रमज़ान में ईमानदारी से कमाए गए पैसों से ही सहरी और इफ्तारी करते हैं। जो बेईमानी के पैसे से सहरी और इफ्तारी करते हैं उनको अल्लाह माफ़ नहीं करता है। दोस्तों तमिलनाडु मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप का बचना मुश्किल दिख रहा है। बिहार और तमिलनाडु में इतने केस दर्ज हैं मनीष कश्यप पर कि सभी में अगर सजा हो जाए तो पूरी जिंदगी मनीष कश्यप को जेल में रहना पड़ेगा। तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए कथित हमले और हिंसा भड़काने वाली अफवाह वीडियो वायरल करने के मामले में मनीष कश्यप बुरी तरीके से फंस चुका है। वीडियो फैलाने वाले आरोपी मनीष कश्यप पर बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दूं कि बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के अनुसार मनीष कश्यप पर केवल बेतिया में ही 7 मामले दर्ज हैं। पूरे बिहार में उसके ऊपर 14 से ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं जो कि अपराध के मामले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में मनीष कश्यप पर 13 मामले दर्ज हैं। मनीष कश्यप पर आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी, 505 1 बी, 505 1 सी, 468, 471 एवं 120 बी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानून के जानकार की माने तो मनीष कश्यप पर जितने भी धाराएं लगी है उनमें 1-2 छोड़ करके सभी नॉन बेलेबल है। इसमें 468 धारा में 5 साल से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। वही 505 1 बी और 505 1 सी में 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
मनीष कश्यप पर जो धाराएं लगी है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। जिस तरीके से धारा है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जमानत नहीं दे सकते हैं। इसके लिए सेशन कोर्ट के जज से जमानत लेनी होगी, इसके लिए केस फाइल करनी होगी। यहीं पर नहीं, मनीष कश्यप पर तमिलनाडु के कृष्णगिरी थाने में FIR दर्ज किया गया है। मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में 86/2023 केस दर्ज किया गया है। IPC की धारा 153, 505 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य अपराध में भी मामले दर्ज हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो दहशतगर्द हमला हुआ था उसमें पटना में कश्मीरी दुकानदारों पर हमला किया गया था। इस मामले में भी मनीष कश्यप समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार जिले के मदरसा में पठन पाठन करने वाले छात्र छात्राओं को अब स्मार्ट विश्वविद्यालय की डिजिटल क्लास में पढ़ने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि कटिहार जिले को नीति आयोग ने आकांक्षा जिले में चिन्हित करके यहां पर विकास की गति तेज करने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में पिछले सप्ताह जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने नीति आयोग के अध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी दी थी। इसी कड़ी में जिले के 21 मदरसा को स्मार्ट विद्यालय बनाने के साथ साथ वहां पर स्मार्ट क्लास संचालन के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसे आयोग के अध्यक्ष ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। कटिहार जिले के 8 दर्जन से अधिक हाई स्कूल में पूर्व से स्मार्ट क्लास का संचालन तो होता रहा है, लेकिन स्मार्ट विद्यालय का अभाव था। इसके लिए भूमि चिन्हित करके निर्माण की स्वीकृति आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए जाने से इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बेहतर होगा। दोस्तों बात करते हैं कि हाईवे पर चलने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी हाईवे पर सफ़र करते हैं तो फिर टोल टैक्स देकर के परेशान हो गए हैं तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से अब बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार जल्द ही देश के सभी हाईवे से टोल नाकों को हटाया जाएगा। जी हाँ, अब आपको घंटों लाइन में लगने और फिर टोल टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से क्या नया प्लान बनाया गया है। तो बात करते हैं कि केंद्रीय परिवहन मंत्री ने खुद संसद में इसका ऐलान किया है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि 1 साल के अंदर देश में नई तकनीक से टोल को वसूला जाएगा। इसके साथ ही फास्टैग सिस्टम से भी आपको राहत मिल जाएगी। जब देश भर में टोल टैक्स में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार की तरफ से बनाई जा रही नई तकनीक से किसी भी चालक से गलत टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इस समय देश के हाईवे पर टोल प्लाजा बने हुए हैं जिस पर फास्टैग की मदद से वसूली की जा रही है, लेकिन अभी भी फास्टैग यूजर्स को शिकायत है कि फास्टैग होने के बाद भी उन लोगों से पूरा टोल लिया जा रहा है जो लोग कम किलोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से अभी भी जाम की समस्या सुधर नहीं रही है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर देश में टोल बूथ खत्म कर दिए जाएंगे और देश भर में टोल कलेक्शन के लिए GPS से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी पर पिछले साल से ही काम चल रहा है, इसको जल्द ही लागू किया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से लोगों में स्किन से जुड़ी हुई परेशानियां भी काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। इन परेशानियों में फंगस इन्फेक्शन की परेशानी शामिल है। बताया जा रहा है कि अस्पतालों में स्किन डिजीज़ के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन मरीजों में अधिकतर ऐसे मरीज हैं जो स्टेरॉइड युक्त दवाओं का इस्तेमाल करने से फंगल इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। डॉक्टर का कहना है कि मौसम में अचानक गर्म और फिर सर्द होने की वजह से भी लोगों में फंगल इन्फेक्शन की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आपको भी फंगल इन्फेक्शन की परेशानी हो रही है तो फिर आप घर पर मौजूद कुछ नेचुरल उपायों का सहारा ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन नेचुरल उपायों के बारे में। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की परेशानी हो रही है तो फिर इस स्थिति में हल्दी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। मुख्य रूप से कच्ची हल्दी आपकी स्किन के संबंधित परेशानी को कम कर सकता है। वहीं पर फंगल इन्फेक्शन की परेशानी को कम करने के लिए नीम की पत्तियां भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। नीम की पत्तियों में एंटी फंगल गुण होता है जो आपकी स्किन से फंगल इन्फेक्शन की समस्याओं को कम कर सकता है। वहीं पर पुदीना की पत्तियों में फंगल इन्फेक्शन को नष्ट करने का गुण होता है। अगर आप फंगल इन्फेक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर आप सबसे पहले पुदीना के पत्तियों का इस्तेमाल करें। उसके बाद बात करते हैं कपूर की। तो कपूर में एंटी फंगल गुण पाया जाता है जो आपकी स्किन से फंगल इन्फेक्शन की परेशानी को कम करने में प्रभावी हो सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि पिछले एक हफ्ते से रुक रुक करके हो रही बारिश की वजह से रबी फसल के साथ साथ हरी सब्जी और फिर मौसमी फलों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई बेलगाम हो सकती है, जिससे खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, बिहार सहित कई राज्यों में 23 मार्च तक अभी और फिर बारिश होने की संभावना है। इससे फसल बर्बादी की उम्मीद बढ़ गई है, यानी कि आज भी बारिश होने की संभावना है बिहार में। इन राज्यों में लाखों हेक्टेयर में लगी गेहूं, सरसों और चने की फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। इससे आने वाले दिनों में हरी सब्जियों की कीमत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि उत्पादन कम होने से मार्केट में हरी सब्जियों की आवक कम हो जाएगी। इससे रेट अपने आप बढ़ जाएगा। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो फिर खेतों में जल भराव होने से टमाटर, लौकी, भिंडी, खीरा और तोरई के पौधों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इससे इन सब्जियों का उत्पादन प्रभावित होगा। ऐसे में कीमतों में तेजी आएगी। आपको बता दूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्यों में बारिश से हरी सब्जियों के फसल के नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। इस बार बारिश का असर तरबूज, खरबूज और ककड़ी जैसे मौसमी फसलों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मौसमी फल गर्म वातावरण में तेजी से विकास करते हैं। जितनी अधिक गर्मी और लू पड़ती है, उनका उत्पादन उतना अधिक होता है। ऐसे में बारिश इनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे अप्रैल और मई महीने में मिलने वाले तरबूज, खरबूज और ककड़ी भी महंगे हो सकते हैं। इसी तरीके से लीची और आम का उत्पादन भी बारिश की वजह से प्रभावित हो सकता है। अभी बिहार और उत्तर प्रदेश में कई जगहों में आम और लीची के पेड़ पर टिकोले ही आए हैं। यदि इसी तरीके से बारिश के साथ ओलावृष्टि जारी रही तो फिर टिकोले झड़ जाएंगे। इससे आम का उत्पादन कम हो जाएगा, जिसका सीधा सा असर कीमत पर पड़ेगा। इसके अलावा अधिक बारिश से अंगूर की फसल भी प्रभावित हो सकती है। अभी अंगूर का पीक सीजन है। जानकारों का कहना है कि ओलावृष्टि से पेड़ पर लगे अंगूर चोटिल हो जाएंगे। इससे सड़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पटना, नालंदा, बक्सर समेत 38 जिलों में इंटर पास छात्रों को सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास होने वाली लड़कियों को ये पैसा दिया जाएगा। यह खबर के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नीतीश सरकार इंटर पास करने वाली सभी छात्राओं को 25,000 की राशि देती है। डीबीटी के माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते में ये राशि भेजी जाती है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत साल 2023 में इंटर पास करने वाले छात्राओं को 3 अप्रैल से आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरा करने के बाद उनके बैंक खाते में पैसों की राशि भेजी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्याओं के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उन्हें समाज में आगे बढ़ाना है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सीएम नीतीश कुमार समेत सभी मंत्रियों के वेतन और भत्ते बढ़ गए हैं। जी हाँ, अब इन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा सैलरी मिलेगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के मंत्रियों के वेतन, भत्ते, पेंशन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, इस मंजूरी के बाद से ही सरकार के बिहार के सभी मंत्रियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार सभी 31 मंत्रियों के वेतन भत्ता प्रति माह 30 से 35,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे। यानी कि बिहार में अब मंत्रियों की सैलरी प्रति माह 3.25 लाख रुपए तक होगी। जहां इसको लेकर के कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। नीतीश सरकार ने इससे पहले बिहार के सभी विधायकों, विधान पार्षदों के साथ साथ विधानमंडल में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक के वेतन भत्ते में वृद्धि की थी। इन्हें वेतन भत्ता के रूप में प्रति माह 2.5 लाख रुपए की राशि मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वाइन फ्लू के मामले में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को पटना, बक्सर और नालंदा जिले में स्वाइन फ्लू के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सबसे ज़्यादा 5 मरीज पटना जिले में सामने आए हैं। खबर के अनुसार मंगलवार को आईसीएमआर में 13 सैंपल की जांच में 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें 1 मरीज नालंदा एवं 1 बक्सर और 5 मरीज पटना जिले के रहने वाले हैं। इसकी जानकारी आरएमआई के निदेशक डॉक्टर कृष्ण पांडे ने दी है। आपको बता दें कि जिन मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, उन मरीजों में सभी को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायतें थी, जिसके बाद जाँच में स्वाइन फ्लू पाए गए हैं। इस फ्लू से पटना समेत बिहार में अब तक 11 लोग पीड़ित हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर के पुलिस एक्शन में आ गई है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 100 से अधिक FIR भी दर्ज किया गया है। जहां प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और फिर संपत्ति अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विशेष CP दीपेंद्र पाठक ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के लिए 100 प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और फिर संपत्ति अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। PM मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर मामले में आम आदमी पार्टी का भी नाम सामने आ रहा है। जहां विशेष CP दीपेंद्र पाठक ने बताया है कि आप कार्यालय से निकलते ही एक वैन को भी रोका गया, जब कुछ पोस्टर जब्त किए गए और फिर गिरफ्तारियां की गई। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर करीब 10,000 छापे गए थे, जिसे पूरे दिल्ली में लगाए जाने का प्लान था। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भाजपा काफ़ी चिंतित नजर आ रही है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार चारों तरफ से चंडाल चौकड़ी के से घिरे हुए हैं, जिसके दबाव के कारण वे विस्मरण का शिकार हो गए हैं। ऐसे में हम लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री का हेल्थ कार्ड सार्वजनिक किया जाए, ताकि उनके स्वास्थ्य की जांच सामने आ सके। सदन की कार्रवाई में भाग लेने जाने से पहले बचौल ने मीडिया से कहा है कि कल सदन में नीतीश जी ने खुद को 2 दफे देश का गृह मंत्री बताया। निश्चित रूप से नीतीश कुमार विस्मरण के शिकार हो चुके हैं, लेकिन वे चंडाल चौकड़ी से घिरे हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि विरासत बचाओ नमन यात्रा के सफल समापन के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान वे एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर के बरसे और कहा कि जनता दल को उन्होंने जनाजा दल बना दिया है। इनकी वजह से आज JDU की स्थिति ठीक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को आगे ले जाने के बजाय उन्होंने पीछे ढकेलने का काम किया है। जनता दल अब महज जनाजा दल बनकर के रह गया है। JDU में अब कुछ नहीं बचा है। JDU नेताओं की वजह से ही अब जनाजा दल जनाजा दल में बदल JDU नेताओं की वजह से ही अब जनता दल जनाजा दल में बदल गया है, क्योंकि बिहार के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं लौटना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। दोस्तों, बात करेंगे कि जातिगत जनगणना में बिहार से बाहर दूसरे राज्यों और फिर विदेश में रह करके पढ़ाई करने वाले और रोजगार की तलाश में बाहर में रह करके काम करने वालों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, इससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि बिहार के बाहर पढ़ाई करने के मद में यहाँ के लोग कितनी राशि खर्च करते हैं, या साथ ही रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले लोगों की परफेक्ट संख्या का पता चलेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि जनगणना में इस तरह की पहली बार व्यवस्था की गई है। सामान्य जनगणना में लोगों के मात्र शैक्षणिक स्थिति के बारे में डिटेल भरना होता है। दूसरे चरण की गणना में बिहार के बाहर और फिर विदेश में किस तरीके की शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाहर में सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी करने के बारे में डिटेल्स लिया जाएगा। या दूसरे चरण में गणना कर्मियों को सभी परिवारों से 17 बिंदुओं पर पूरा डिटेल लेना है। इसमें परिवार के सदस्यों का पूरा नाम, पिता पति का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, आयु, लिंग, व्यवहारिक स्थिति, धर्म, जाति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि और फिर सभी स्रोतों से मासिक आय की जानकारी ली जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बंगाल से अलग करके 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने एक राज्य का गठन किया और नाम रखा बिहार। इसी समय अंतराल में बंगाल से एक और राज्य अलग हुआ, जिसका नाम था उड़ीसा, जो आज का ओडिशा है। अंग्रेजों ने तब बिहार की राजधानी के रूप में पटना को चुना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाम बिहार क्यों? तो आपको बता दें कि इसका मतलब होता है मंदिर या मठ। मतलब आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार किस समृद्धशाली ऐतिहासिक धरोहर का परिचयक है, जहां अनगिनत संख्या में मंदिर और मठ मौजूद है। यह भारत के समृद्ध इतिहास का भी परिचायक रहा है। यहाँ सनातन संस्कृति से लेकर के सिख, जैन और बौद्ध धर्म तक सभी ने अपने आप को समय के साथ फलता फूलता और बेहतर होता पाया है। बिहार को पुराने जमाने में मगध के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वही मगध जिसका साम्राज्य विस्तार इतना था कि आज के कई देश की सीमा इसमें सिमट जाए। जहाँ इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना कहते हैं। पटना नाम क्यों? तो आपको बता दें कि यहाँ माता मटन देवी का मंदिर है।
जिसके नाम पर इस शहर का नाम पटना रखा गया। बौद्ध धर्म के लोग जहां निवास करते थे उसे विहार कहा जाता था, जिसके नाम पर इसे बिहार कहा जाने लगा। हालांकि अंग्रेजों से पहले 12वीं शताब्दी में मुगल इस विहार की भूमि होने के कारण बिहार कहने लगे। यहाँ सबसे पहले गोपाल वंश का शासन शुरू हुआ, लेकिन बिम्बिसार को इस मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। आपको बता दें कि बिहार के सबसे पुराने जिले की बात की जाए तो फिर वह पूर्णिया है, जिसे 1170 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में बनाया गया। जब वन क्षेत्र होने के कारण पूर्णिया को पुर प्लस अरण्य यानी कि पुर जंगल से आच्छादित क्षेत्र कहा जाता रहा। यही की वह धरती है जिसने महावीर को जन्म दिया, जब उनका जन्म वैशाली में हुआ। जब वहीं इसी धरती पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए ये ज्ञान की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय अजात शत्रु को कहा जाता है। जब अजात शत्रु के बाद मगध की सत्ता शिशुगुना राजवंश के हाथ में चली गई। इसके बाद नंद वंश ने यहाँ शासन किया, जहाँ महापद्मानंद और धनानंद दो बड़े शासक हुए हैं। यहाँ से इस राज्य ने एक और समृद्धशाली छलांग लगाई और मौर्य वंश के हाथ में मगध की सत्ता गई। जब परम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ की गद्दी संभाली और इसका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक हर क्षेत्र में विकास हुआ। फिर बिंदुवार से होते हुए यहाँ सम्राट अशोक तक का शासन चला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बिहार के बारे में इतने विस्तार से क्यों बता रहे हैं, तो आपको बता दूं कि कल यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस था। जी हाँ, बिहार आज 111 साल का हो गया है, इसलिए बिहार के बारे में तो आपको थोड़ी बहुत जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं। और बिहार के निवासी को बिहार के बारे में जानकारी नहीं हो तो फिर ये ठीक नहीं लगता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मौसम का कहर लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। जहाँ देर रात पटना सहित बिहार के 10 जिलों में तेज आंधी और फिर गरज तड़क के साथ भारी बारिश हुई। राजधानी पटना में हवा के झोंके की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं बक्सर, भोजपुर, सासाराम, सीवान, सारण, वैशाली, अरवल और जहानाबाद जिले में भी तेज हवाओं के साथ बूंदाबूंदी हुई। जहाँ इधर रोहतास जिले में बुधवार को ओलावृष्टि हुई। पटना में रात 11:30 बजे के बाद मौसम बदलने लगा। अचानक तेज आंधी के बाद बारिश हुई। सावन भादों की तरह बादल उमड़ घुमड़ करके बरसे। जब पटना में मात्र आधे घंटे में 20 मिलीमीटर तक पानी गिरा। रात 12 बजे के बाद भी बारिश की गति बढ़ती रही। तेज बारिश और फिर आंधी में कुछ देर बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बाधित रही। देर रात बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया। दोस्तों, बात करते हैं कि ईडी के द्वारा हाल ही में लालू परिवार के ठिकानों पर की गई छापेमारी का दर्द उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सता रहा है। इसको लेकर के उन्होंने सदन में ईडी पर पत्नी राजश्री को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने 30 मिनट में अपना काम पूरा करने के बावजूद भी मेरे आवास पर 15 घंटे बिताए। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में कहा कि हम अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगेगा और अगर हमें एक बेटी का आशीर्वाद मिले तो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी पत्नी अपनी गर्भावस्था के कारण एक अनियमित रक्तचाप से पीड़ित हैं। जब उसकी हालात तब और ख़राब हो गई जब ईडी के छापे ने उसे इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर कैद रखा। आखिरकार हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि मुझे अपने पिता की वैचारिक प्रतिबद्धता और फिर उनकी हिम्मत विरासत में मिली है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ये दौर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर से भी बहुत अलग है, जिनके साथ हमारे वैचारिक मतभेद थे। अब हम एक बदले की भावना को देखते हैं जो राजनीति से परे दिखाई देती है और फिर अक्सर व्यक्तिगत हो जाती है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने 30 मिनट में अपना काम पूरा करने के बावजूद भी मेरे आवास पर 15 घंटे बिताए। जब मैंने पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामले में अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए थे, जिनके घर पर उन्होंने 14 घंटे बिताए थे। तो दोस्तों, बात करेंगे कि आजकल बच्चों में मोबाइल की लत एक बढ़ती हुई समस्या है। स्मार्टफोन, टैबलेट, अन्य उपकरणों की व्यापक उपलब्धता के साथ बच्चे तेजी से सोशल मीडिया, गेम्स, ऐप्स की मोहक दुनिया से रूबरू हो रहे हैं। इसके कारण बच्चे अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे कि स्कूल वर्क, व्यायाम,
सामाजिकरण की उपेक्षा कर रहे हैं। जहाँ वहीं स्मार्टफोन की लत से युवाओं में भी कई हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। मोबाइल की लत में नींद के पैटर्नों को बदलने की क्षमता है, जिसके परिणाम स्वरूप थकान, दिन के दौरान ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। मोबाइल की लत के कारण बच्चे दूसरों के साथ समय बिताने की बजाय अपने उपकरणों को प्राथमिकता देते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे सामाजिक अलगाव या फिर परिवार के सगों से भी कटने लगते हैं। इसके अलावा ये चिंता अवसाद के साथ साथ शैक्षणिक कठिनाइयों में भी वृद्धि कर सकता है। अध्ययनों के अनुसार किशोर हर दिन 9 से 10 घंटे स्क्रीन के समय, यानी कि बच्चे हर दिन 9 से 10 घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं, जबकि 8 से 12 साल के बच्चे 6 से 7 घंटे ऐसा ही करते हैं। ज़्यादा स्मार्टफोन उपयोग करने वाले बच्चों के कुछ नकारात्मक परिणाम भी कुछ इस तरह है। जहाँ परिणाम ये है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में सिफारिश की थी कि 2 से 5 साल की आयु के बच्चे अपने स्क्रीन उपयोग को प्रतिदिन 1 घंटे तक सीमित रखें, जो कि बेहतर है। ऐसा इसलिए नहीं कि क्योंकि स्क्रीन युवाओं के लिए खतरनाक है, लेकिन स्क्रीन के प्रति बच्चों का जुनून उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रहने, सोने के समय से वंचित कर देता है। सेल फोन के उपयोग को किशोर में दृष्टि दोष से जोड़ा गया है। इसे दृष्टि सिंड्रोम कहा जाता है, यानी कि आंख की समस्या हो सकती है ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखने से बच्चों को। ये बच्चों के लिए कहा जा रहा है। लाली, जलन का एहसास, तनाव, बिगड़ी हुई दृष्टि, सूखी आंखें दिखाई देने वाले विभिन्न क्षणों में से हैं। जी हाँ, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, ये बच्चों के लिए कहा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम कैसे इन बच्चों को मतलब इससे छुटकारा दिला सकते हैं, या फिर कोई सीमा निर्धारित किया जाए तो बेटर होगा। तो आपको बता दूं कि आपके बच्चे को मोबाइल डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति देने पर सख्त सीमा बनाएं, जहाँ उनके फ़ोन के उपयोग के लिए विशिष्ट समय अवधि निर्धारित करें। इन नियमों को लगातार लागू करें। जहाँ अपने बच्चों को लंबे समय तक मोबाइल फोन उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के संभावित खतरों के बारे में बताएं, जैसे कि लत, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, ताकि फ़ोन के उपयोग को लेकर के बच्चों के मन में डर हो। अपने बच्चों को फ़ोन पर बिताए गए समय को बदलने के लिए एक वैकल्पिक गतिविधि को बच्चों के सामने रखें, ताकि वे उसमें व्यस्त हो सके। यदि वे खेल खेलना पसंद करते हैं तो फिर ध्यान दें कि बच्चे तैराकी या फिर टेनिस जैसे खेल खेलें। अगर उन्हें वीडियो गेम पसंद है तो फिर बोर्ड गेम का सुझाव दें। वहीं बाहरी गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। जहाँ अपने बच्चों को अपने फ़ोन से दूर रखने में मदद के लिए बाहरी शारीरिक गतिविधियों में शामिल करें। सैर के लिए जाना, पार्क में खेलना, बाइक चलाना आदि बच्चों का ध्यान उसके फ़ोन से हटाने के लिए बेहतरीन तरीका है। जब माता पिता बच्चों से फ़ोन छीन लेते हैं तो फिर बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं। जी हाँ, बच्चों से फ़ोन लेने से पहले उन्हें चेतावनी दे। ऐसे में बच्चों को पहले से पता चल जाएगा कि अब फ़ोन बंद करने का समय आ गया है। जहाँ इस तरीके से वे कुछ मिनटों के बाद वे फ़ोन का उपयोग बंद करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। जहाँ इससे उन्हें सीमाएं निर्धारित करने, चीज़ों को प्राथमिकता देने में भी मदद मिल सकती है। स्मार्टफोन की लत के बच्चों के लिए कई हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। उसमें उनकी नींद और पैटर्नों को बदलाव, थकान, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में। जी हाँ, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार में मुख्यमंत्री पद संभाले हुए हैं और हर कोई उनके बारे में जानने की इच्छुक हैं। तो ऐसे में अगर आप भी उनके बारे में जानना चाहते हैं तो अभी हम आपको बताएंगे 1 मिनट की इस वीडियो में। तो बात करेंगे कि बिहार के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार का जन्म साल 1951 में बिहार के बख्तियारपुर के एक दलित परिवार में हुआ था। नीतीश का उपनाम मुन्ना है। जी हाँ, आपको नहीं पता होगा शायद कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम उपनाम मुन्ना है। उसको मुन्ना कहकर के बचपन में माता पिता बुलाया करते थे। सीएम नीतीश के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फडणवीस से सीखे थे। सीएम नीतीश ने 22 फरवरी 1973 को पेशे से इंजीनियरिंग मंजू कुमारी सिन्हा से शादी की थी। नीतीश कुमार का एक बेटा है जो BIT से ग्रेजुएट है। जहाँ अपने शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, SN सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और VP सिंह के साथ जुड़े थे। 1974 से 1977 तक उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने संक्षिप्त में केंद्रीय रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया।
यहीं पर नहीं, गैसल ट्रेन दुर्घटना में यानी कि 2 अगस्त 1999 में जो ट्रेन दुर्घटना हुआ था, उसके बाद उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा और टिकटों की तत्कालीन बुकिंग के लिए एक तत्काल योजना सहित व्यापक सुधार किए हैं। नीतीश कुमार की पत्नी के बारे में बात किया जाए तो नीतीश कुमार की पत्नी पेशे से शिक्षिका थी। जहां पति के नेता होने के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी सरकारी व्यवस्था का लाभ नहीं उठाया। 14 मई 2007 को उनका देहांत हो गया। जहां नीतीश कुमार बिहार के 8 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। 20 जुलाई 1975 में जन्मे नीतीश कुमार के एकलौते बेटे हैं निशांत कुमार। जब मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद भी निशांत को कम ही लोग जानते हैं। निशांत ने BIT मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत का दिल राजनीति में नहीं लगता। यही वजह है कि वे राजनीतिक सभाओं या फिर राजनीतिक कार्यक्रमों में कभी भी पिता नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आते हैं। निशांत खुद भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वे कभी भी अपने पिता की तरह राजनीति में नहीं आएंगे। दरअसल निशांत का झुकाव आध्यात्म की तरफ है और वे कह चुके हैं कि वे उसी राह पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब भी मौका मिला, निशांत ने अपने पिता की राजनीति की तारीफ की है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। जहां बिहार सरकार ने 7000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली करने की घोषणा की है। ये सभी शिक्षक विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर मंगलवार देर शाम नीतीश कैबिनेट पर मोहर लगी है। बिहार सरकार का दावा है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें 35 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। जब शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर मोहर लगी है। इसमें फैसला लिया गया है कि बिहार सरकार अब सीधे छात्रों के अकाउंट में राशि भेजेगी। साथ ही मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी सरकार चलाएगी। यानी कि सरकार अपने बलबूते पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति देगी। कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत सभी मंत्रियों के वेतन भत्ते भी 30 से 35 हजार प्रतिमाह बढ़ जाएंगे। अब ये राशि बढ़कर के 35 प्रतिमाह 2.25 लाख रुपए तक मिलेंगे। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में बिहार के मंत्रियों के वेतन भत्ता पेंशन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी है। जहां आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार सरकार ने MLA MLC विधानमंडल में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और फिर सचेतक के वेतन भत्ते में वृद्धि की थी। इन्हें 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिल रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच जो भी डील हुई हो, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को जमीनी हकीकत का एहसास हो गया है कि ना वे अभी CM बन सकते हैं और ना नीतीश कुमार कभी PM बन सकते हैं। मोदी ने कहा है कि CM PM के सपने देखने वाले चाचा भतीजे अपने समर्थकों से नारे लगवा करके या फिर पोस्टर होर्डिंग्स के जरिए अपने महत्वाकांक्षा प्रकट करते हैं। अब दोनों सफाई देते रहे हैं कि उन्हें बड़े पद पाने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2023 में तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपने की बात से पलट चुके हैं और फिर राजद भी अब कोई दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। जब मोदी ने कहा कि जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की जल्दी नहीं है, वही अब पद की इच्छा त्याग करके अचानक संत कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में जब राजद जदयू अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे होंगे, तब CM PM तो बहुत दूर की बात होगी। अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव ने इस सच को स्वीकार कर लिया है। मोदी ने कहा, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस को अलग रख करके फ्रंट बनाने का ऐलान कर चुके हैं। CM नीतीश कुमार को ना ममता पूछ रही है और ना KCR ने भाव दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में तमिलनाडु की घटना को लेकर के गिरफ्तार हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप पर खूब सियासत हो रही है। RJD और महागठबंधन के घटक दल यूट्यूबर के बहाने BJP को घेरने की कोशिश में लगे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी तमिलनाडु मामले में BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं BJP से कनेक्शन है। बिना नाम लिए मनीष कश्यप की ओर इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि RSS सोच वाले लोग ही गिरफ्तार हो रहे हैं। असल में मनीष कश्यप का RSS से नजदीकियां का फोटो वायरल हुआ था। तेजस्वी यादव ने तो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पर निशाना साधते हुए सदन में भी कहा था कि विजय सिन्हा सदन से इसलिए भाग जा रहे हैं कि कहीं वे तमिलनाडु प्रकरण में माफी मांगने के लिए ना कह दे। मनीष कश्यप के बचाव में ऐसे तो BJP नेता खुल करके नहीं उतरे हैं, लेकिन जो चर्चा है कि मनीष कश्यप की BJP नेताओं से बातचीत हो रही थी। इसके साथ ही अन्य दलों के नेताओं से भी उसके संबंध थे। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है।
आरजेडी के कई नेताओं ने तमिलनाडु मामले में बीजेपी की संलिप्तता का खुलेआम आरोप लगाया है, जहां आरजेडी के एक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जिस प्रकार से यूट्यूबर की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के बीजेपी माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु मामले में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और फिर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इसी तरीके से आरोप जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और फिर कई नेताओं ने भी बीजेपी पर लगाया है। इस तरीके से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई मामले को लेकर के यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद से महागठबंधन को बीजेपी पर निशाने साधने का बड़ा मौका मिल गया है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर के बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा बयान तो नहीं आया है, लेकिन तमिलनाडु प्रकरण में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा से लेकर के कई बड़े नेता बीजेपी के नेता ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाए थे। विधानसभा में इस पर जम करके हंगामा भी हुआ था, जहां इससे अलग हट करके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर फर्जी वीडियो मामले में यूट्यूबर का नाम आने पर बयान दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार को लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव काफ़ी तत्पर दिखाई देते हैं, जहां अब इसी के तहत उन्होंने बिहार विधानसभा में अपने विभागीय बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर सुपौल, मुंगेर और गोपालगंज में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जहाँ इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती होगी। जहाँ सदन में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार के जिलों में ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, जिससे अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना नहीं आना पड़ेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द 1,60,000 नई नियुक्तियां होंगी, जहां साथ ही 8,000 पद सृजित किए गए हैं। जहां इसके अलावा आशा कर्मी के मानदेय बढ़ाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। जहां उन्होंने बताया है कि बिहार के अंदर जल्द ही 11 नए ट्रामा सेंटर और 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, जिसमें NHSH की दुर्घटना के पीड़ितों का इलाज हो सकेगा। ANM और हेल्थ मैनेजर का भी स्टेट कैडर बनेगा, जहाँ नई रेफरल पॉलिसी से प्राथमिक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा उनकी तरफ से जो भी मिशन 60 सदर अस्पतालों के लिए शुरू किया गया था उसे अब PHC तक लागू किया जाएगा। हर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना दुरुस्त किया जाएगा कि लोगों को अपने ही जिले में बेहतर और फिर उचित इलाज मिल सके। इसके अलावा बिहार के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों और फिर सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली OPD की सुविधा का समय में बदलाव किया गया है। अब बिहार के लोगों को OPD की सुविधा दोपहर के बाद भी मिलेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।